हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ डेली करंट अफेयर सेशन में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि आज की मोटिवेशन कोट्स क्या है। और गाइस, जिसने भी अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको वहाँ प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप वहाँ से उसको कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की जाती है, तो वो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, तो आप जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और भी हमारे बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि जोश यूपीएससी नाम के हैं, तो उसे भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अलग अलग चैनल हैं, आप जाकर के अपनी सुविधा अनुसार उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसे हमारे इंस्टाग्राम से हमसे जुड़ना चाहते हैं जो, वो भी जाकर के जुड़ सकते हैं। सारी लिंक जो भी है आपकी इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का मोटिवेशन कोर्स देख लेते हैं क्या कह रहा है। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। अगर आपने कोई सपना देखा है तो उसके लिए उसके पीछे इतने, कह सकते हैं, उसको हाथ धो करके पड़ जाइए कि लोग कहें अरे ये तो पागल हो चुका है। मतलब क्या होता है कि हम अगर किसी चीज़ को चाहते हैं, बहुत उसके लिए डेडिकेट हैं, तो हम किसी और की ओर ध्यान नहीं देते हैं, केवल उसे ही पाना चाहते हैं। और ऐसे में जो सेकंड पर्सन है वो कहता है अरे ये तो पागल हो जाए। ठीक है, हम अपने लक्ष्य के प्रति क्या है, पागल हैं। तो सपनों को पाने के लिए हमें समझदार से नहीं बल्कि पागल बन करके, यानी उस लक्ष्य के प्रति इतना डेडिकेट हो जाना है, इतना दृढ़ संकल्पित हो जाना है कि हमको क्या करना है कि उसको पाना ही पाना है। तो चाहे लोग क्या कुछ भी कहें, डजेंट मैटर, तो हमें बस क्या करना है, उसके प्रति लगे ही रहना है। तो चलते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैं कहती हूँ कि कहीं ना कहीं फंसेगा, तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो, अगर आप खुद सोचिए कि अगर यहाँ सबसे क्वेश्चन नहीं आएगा तो आएगा कहाँ से। वो लोग भी तो यहीं से क्वेश्चन देंगे, टोटल नहीं आएगा, यहीं से सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आते हैं आपके लिए, ताकि कहीं ना कहीं आपका फंस ही जाए, और 100% फंसेगा ही फंसेगा। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। 28 मार्च 2022 को किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। क्या कह रहा है कि 28 मार्च को क्या हुआ, 2022 को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। किसे? मीराबाई चानू को चुना गया है। क्लियर? पहले देख लेते हैं मीराबाई चानू किससे संबंधित है। तो ये क्या है, वेट लिफ्टर हैं, वेट लिफ्टर। क्लियर? तो इन्हें ही क्या किया गया है, स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। और ये जो है इस बार का कौन सा संस्करण है, 3rd संस्करण है, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर? और पहली बार अगर बात करें कि पहली बार इसे कब स्टार्ट किया गया था, तो 2020 में। तो 2020 में जब स्थापित किया गया था, तो 2020 में भी कोई विमेन ऑफ द ईयर बना होगा, बिल्कुल बना था। उस टाइम पीवी सिंधु 2020 में। और सेकंड वाला आपका 2021 में हुआ है। और 2021 में जो बनी थी वो था, उनका नाम था कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी आपकी किससे संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। और ये आपकी जो इस बार 2022 में बनी है मीराबाई चानू, ये आपकी वेट लिफ्टर से संबंधित है, जिसको हिंदी में कहते हैं भारोत्तोलन से संबंधित है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और कुछ फैक्टर देख लेते हैं, जैसे कि इसमें तो इनको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया, किसको, मीराबाई चानू को। और इनका क्या नाम है, इनका एक और अवार्ड दिया गया जिसका नाम है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये किसे दिया गया, तो जो पूर्व भारोत्तोलक जिसका क्या नाम है, कर्दम मल्लेश्वरी, तो उनको दिया गया। किसको दिया गया, कर्दम मल्लेश्वरी, ये पूर्व भारोत्तोलक है, इनको दिया गया। और ये क्या है, और किससे इनको नवाजा गया था, पद्मश्री से, तो ये कर्दम मल्लेश्वरी। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देख लेते हैं। और इसमें देखा जाए तो ये जो मीराबाई चानू हैं, इनका ये किससे संबंधित है, ऑलरेडी टोल्ड कि भारोत्तोलन से संबंधित है। और जो मीराबाई चानू है, मैं आपको इमेज में दिखा दे रही हूँ, ये है मीराबाई चानू। ये क्या है कि जो टोक्यो ओलंपिक, वहाँ पर ये 49 किलोग्राम वर्ग में पहला कांस्य पदक इन्होंने जीता था। किसने,
टोक्यो ओलंपिक में 49 किलोग्राम वर्ग में जो मीराबाई चानू हैं उन्होंने पहला कांस्य पदक जीता था। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। मतलब रजत पदक जीत करके ये क्या की थी, इतिहास बनाने वाली क्या थी, भारतीय वेट लिफ्टर थी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और हाँ, एक और फैक्ट नोट कर लीजिए कि इमर्जिंग प्लेयर किसे घोषित किया गया। इमर्जिंग प्लेयर, उनका नाम है शेफाली वर्मा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, कडम मल्लेश्वरी का है। और फर्स्ट पूछ सकता है कि फर्स्ट का हुआ था वो किसके द्वारा, तो क्या नाम है, पीवी सिंधु 2020 में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं क्या है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022। अब इससे नाम से पता चल गया होगा कि ये किससे संबंधित। कैच द रेन मतलब कैच करना है। कैसे कैच करना, अब वर्षा के पानी को तो कैच आप करेंगे नहीं, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, उसको स्टोर करना। कैच द रेन 2022 अभियान का 29 मार्च 2022 को शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसका क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। क्लियर, चलिए ठीक है। और इस बार जो था ये, और इसी अवसर पर क्या दिया गया, राष्ट्रीय जल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। किसके द्वारा, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, जो कि क्या है, प्रेसिडेंट है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। और ये जो इस बार पुरस्कार प्रदान किया, इसका भी 3रा संस्करण है, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ये जल शक्ति अभियान, इसका शुभारंभ किसने किया है, अभी किसने किया है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, जल पुरस्कार दिया जाता है, यानी जल से संबंधित कोई कार्य किए होंगे, बिल्कुल। तो जल प्रबंधन के क्षेत्र में क्या करते हैं, अनुकरणीय कार्य करते हैं, योग्य कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, प्रबंधन के क्षेत्र में करते हैं, तो उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्योंकि पता है हमारे डेली यूज़ के लिए जल का कितना महत्व है। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टार्ट किया गया है। अगर बात करें कि हमारा जो देश है वो विश्व की आबादी का लगभग 18%, कितना परसेंट, लगभग 18% क्या है, हिस्सा है। विश्व की आबादी का लगभग 18% है हमारा देश। जबकि हमारे पास अगर देखा जाए तो जो शुद्ध वाटर है वो ओनली कितना है, 4% है। शुद्ध वाटर जो है वो कितना है, 4, मतलब शुद्ध जल संसाधन जो है केवल कितने हैं, 4% हैं। और जल की जो उपलब्धता है वो कैसी है, निश्चित तो है नहीं, अनिश्चित है। और ये काफ़ी सीमा तक देखा जाए तो ये किस पर डिपेंड है, वर्षा पर ही डिपेंड है। तो इसीलिए कि जो सभी को जल उपलब्ध हो सके, तो इसीलिए इसको जन आंदोलन बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा 2019 में जल शक्ति अभियान स्टार्ट किया गया था, ताकि सभी को जल उपलब्ध हो सके। और उसके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए, इसके लिए प्रेरित करने के लिए 2019 में क्या किया जाता है, जल शक्ति अभियान स्टार्ट किया जाता है। और उसी साल क्या किया गया, जल जीवन मिशन भी स्टार्ट किया गया। जल जीवन मिशन भी स्टार्ट किया गया। अभी मैंने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले कि 22 मार्च को क्या किया गया, वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया। और वर्ल्ड वाटर डे पर जो मनाया गया, लेकिन ये क्या कहते हैं, पिछले साल लास्ट ईयर 22 मार्च को क्या हुआ, वर्ल्ड वाटर डे के अवसर पर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या किया, जल शक्ति अभियान कैच द रेन, ये इस अभियान को स्टार्ट किया था। कब, लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। और इस बार क्या हुआ, इसका शुभारंभ किसने किया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। तो इस कैच द रेन में ये होता है कि जो मानसून आने वाला है, तो मानसून से पहले जो ग्रामीण इलाके हैं और शहरी इलाके, इनके सभी जिलों में क्या किया गया, ये अभियान स्टार्ट किया गया मानसून से पहले। इसलिए ये स्टार्ट किया जाता है ताकि क्या किया जाए, जागरूक किया जाए लोगों को, किसके लिए, जल के प्रबंधन के लिए, जल को स्टोर करने के लिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और ये जो जल मंत्री हैं वो कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। अभी मैंने डिस्कस किया था कि 23 मार्च को जो जल मंत्री हैं, जो शक्ति मंत्री हैं, जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने क्या किया है, एक सुजलाम 2.0 अभियान को लॉन्च किया है। और ये मैंने बताया भी था कि सुजलाम 2.0 किससे संबंधित है, ग्रे वाटर से संबंधित है। तो ये पूछ सकता है कि ग्रे वाटर का संबंध किससे है, तो सुजलाम 2.0 से संबंधित है। तो ये क्लियर हो गया होगा। और देख लेते हैं कुछ
कि जो राष्ट्रीय जल अवार्ड दिया गया, अभी मैंने बताया कि इसका 3rd संस्करण था राष्ट्रीय जल अवार्ड का, तो फर्स्ट पुरस्कार उसमें किसको मिला है, प्रथम पुरस्कार, तो वो है अपना उत्तर प्रदेश, और सेकंड किसको मिला है, अपने राजस्थान को, और थर्ड किसको मिला है, छत्तीसगढ़ को। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पहला उसमें जल पुरस्कार राष्ट्रीय जल अवार्ड किसे दिया गया, तो उत्तर प्रदेश, सेकंड राजस्थान एंड थर्ड छत्तीसगढ़। क्लियर। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये 29 मार्च को तो स्टार्ट किया गया है, और ये कब तक चलेगा, 29 मार्च से 30 नवंबर तक चलेगा, 29 मार्च से 30 नवंबर। अब इसी बीच क्या बारिश होगी, मानसून, तो मानसून के पहले ही बात किया गया ना कि मानसून, इसमें क्या किया गया, इसका उद्देश्य ये रखा गया कि मानसून के पानी को क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। तो इसी के लिए कैच द रेन स्टार्ट किया गया, 29 मार्च से 30 नवंबर तक ये अभियान चलेगा। और अगर बात करें कि हर घर जल वाला राज्य कौन सा बना हुआ है, तो कई बार बता चुकी हूँ, रट गया होगा, गोवा बन चुका है। और पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी बनी है, वो है इंदौर। तो ये भी ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दास्ता पीड़ितों के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन हर साल कब मनाया जाता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि दास्ता पीड़ितों के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, 25 मार्च को मनाया जाता है। चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं 25 मार्च को। तो इसमें हुआ क्या था, 25 मार्च को हुआ क्या था। तो इसके लिए क्या हुआ था कि इसका उद्देश्य ये था, इसका ये इसलिए मनाया जाता है कि जो गुलामी है, गुलामी मतलब दास्ता जो है गुलामी है, और नस्लवाद, गुलामी और नस्लवाद की जो भयावहता है उसके विषय में क्या किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। एक्चुअली हुआ क्या था कि 16वीं सेंचुरी, 16वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य क्या हुआ था कि जो अफ्रीका से 2 करोड़ लोगों को, करीब 2 करोड़ लोगों को अफ्रीका से जबरन उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप जबरदस्ती ले जाया गया था। अब जबरदस्ती किसी को ले जाना ये तो मानवीय है नहीं, मानवीयता तो है नहीं, ये अमानवीय व्यवहार है। तो इसी अमानवीय प्रथा को बताने के लिए उसको लोगों को क्या करते हैं कि लोगों को इसी के लिए जागरूक किया जाता है, उनको बताने के लिए कि क्या हुआ था कि ये जो दास्ता पीड़ित के स्मरण हेतु, इसको याद दिलाने हेतु ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और जो दास्ता पीड़ितों के स्मरण हेतु जो ये दिवस मनाई गई है, इसकी जो इस बार की थीम रखी गई है वो क्या रखी गई है, वो रखी गई है साहस की कहानियाँ, दास्ता का प्रतिरोध, कि दास्ता का क्या करना है, हमें प्रतिरोध करना है, और क्या करना है, जातिवाद के खिलाफ क्या करना है, एकता रखनी है, जातिवाद के खिलाफ क्या करनी है, एकता रखनी है। और जो ले जाया गया था अफ्रीका में लोग, अफ्रीका से उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप में, तो इसी मतलब प्रथा, इसी अमानवीय प्रथा का ही परिणाम है कि प्रेजेंट टाइम में अमेरिका में अफ्रीकी मूल के लोगों की एक बहुत बड़ी आबादी निवास करती है, आप लोग को पता भी होगा। तो यही इसी को बताने के लिए आज भी यह क्या है, मनाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। और हाँ, जब यहाँ दास्ता की बात आ गई है तो आर्टिकल हमारा 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत कहता है, जो हमारे समानता के अधिकार में आता है 14 से 18। तो ये आर्टिकल 17 जो है ये आपका क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम, साथ ही साथ इमेज भी देखते चलिए, किसने कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम, जिसको CSWS कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, हाल ही में विकसित किया। तो किसके द्वारा किया गया है, इसको DRDO के द्वारा किया गया है। DRDO ने क्या किया, जो सुरक्षा बल है उनके लिए ये हथियार विकसित किया है, और इसे क्या नाम दिया गया, C से कॉर्नर, S से शॉट, W से वेपन एंड S से सिस्टम, इसको नाम दिया गया। अब इसमें इसकी खासियत क्या है, ये जो दिख रहा है इसकी खासियत क्या है, तो इसकी खासियत ये है कि जो छिपे हुए दुश्मन होंगे, छिपे दुश्मन, उनको खात्मे के लिए, उनको समाप्त करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए ये यूज़ किया जाएगा। इसमें एक्चुअली एक विशेष रूप से कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा है, एक विशेष रूप से कैमरा लगा हुआ है, और ये कैमरा क्या करेगा, जो दुश्मन छिपे होते हैं उनकी वो सटीक लोकेशन, सटीक पोजीशन क्या करेगा, उसकी जानकारी देगा। तो इसीलिए ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कॉर्नर शॉट, इसीलिए कॉर्नर
कॉर्नर दिया है, कॉर्नर में क्या होता है, छिपे रहते हैं जो लोग, तो उनको ढूंढ निकालना, एक उसकी लोकेशन सटीक ये बताएगा, तो ये आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये जो है कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम जो है, ये क्या करता है, एक तो मुड़ भी जाता है, ये क्या है, मुड़ भी जाता है, और मुड़ने के साथ ही साथ ये क्या होता है कि इसमें वीडियो कैप्चर करने की भी क्षमता है। वीडियो को क्या करता है, कैप्चरिंग, यानी ये बेंड भी हो सकता है और कैप्चर्स वीडियो भी ये कर सकता है। और इसके कारण जो सुरक्षा बल होंगे उनको अचानक अगर उन पर कोई हमला हो रहा है तो उससे उन्हें क्या हो जाएगी, सुरक्षा मिल जाएगी। तो ये भी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और बात करें कि इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ ही क्या लगा हुआ है, 1 मिनट, 9 मिलीमीटर पिस्टल भी लगा हुआ है, एंड 40 मिलीमीटर अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर भी इसमें लगाए जाने के प्रयास अभी किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये जो है, जो DRDO क्या किया है, इसमें जो आपका कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम है, इसको दिन और रात के जो कैमरे होते हैं उससे इसको क्या कर रही है, लैस कर रही है। और ये किया जाएगा, जब ये एकदम कंप्लीट हो जाएगा तो इसको CRPF और जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है उसको दिए जाने की इसको तैयारी की जा रही है, ताकि क्या करें, जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो उनकी कार्यवाही बहुत ही प्रभावी तरीके से हो सके। और ये क्या है, ये जो CSWS है, इसमें अदृश्य लेजर लक्ष्यीकरण उपकरण, सामरिक टॉर्च जिसको टैक्टिकल फ्लैश लाइट कहते हैं, रंगीन LCD मॉनिटर और एक रिचार्जेबल बैटरी भी लगाई गई है। तो ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने फैक्ट इससे रिलेटेड आपको बता दिए हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, एक और फैक्ट यहाँ बता रहे हैं आपको कि मतलब जो साइंस एंड टेक क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है, उसका क्या नाम है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है ये साइंस एंड टेक क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, CSIR के द्वारा दिया जाता है। CSIR की स्थापना कब हुई थी, 1942 में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फेडेक्स के CEO, फेडेक्स के CEO के रूप में किसकी नियुक्ति की घोषणा की गई है। तो किसकी घोषणा की गई है, इनका नाम है भारतवंशी, इनका नाम है सुब्रमण्यम। क्या नाम है इनका, सुब्रमण्यम। ये भारतीय मूल के, क्या नाम है इनका पूरा नाम है, राज सुब्रमण्यम। ये भारतीय मूल के हैं, और इन्हीं को क्या किया गया, इसमें नियुक्त किया गया है। कंपनी ने इनको अपना क्या नियुक्त किया है, CEO नियुक्त किया गया है। और ये जो फेडेक्स है, ये फेडेक्स क्या है, ये अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी है। अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी है। और इनका जो कार्यकाल होगा वो 1 जून से स्टार्ट होगा, 1 जून से इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा। और ये जो फेडेक्स की स्थापना, इसके पहले कौन है, इसके पहले स्मिथ उनका नाम है, उनका क्या नाम है, स्मिथ नाम है। तो W स्मिथ ये क्या करेंगे, इन्होंने ही क्या किया है, इस फेडेक्स की स्थापना की थी, 1971 में की थी। 1971 में फेडेक्स की स्थापना इन्होंने ही की थी। और ये वहाँ के क्या हैं, कंपनी के चेयरमैन और CEO पद की जिम्मेदारी अभी संभाल रहे हैं। तो इनके बाद ये यही 1 जून से बैठेंगे, जिनका नाम है राज सुब्रमण्यम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने हाल ही में एक नई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस देश ने हाल ही में एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है। तो किसके द्वारा की गई है, ऑस्ट्रेलिया की द्वारा की गई है। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जो डिफेंस, अब डिफेंस दिया, डिफेंस का मतलब क्या होता है, रक्षा करने के लिए, स्पेस कमांड एजेंसी। तो ये किसके द्वारा की गई, स्पेस भी नाम दिया, यानी अंतरिक्ष। क्लियर, इसका संबंध किससे, अंतरिक्ष से संबंधित है। तो ऑस्ट्रेलिया ने इसको क्यों किया, रीज़न क्या था। तो ऑस्ट्रेलिया देख रहा है कि जो रशिया है और जो चाइना है, इसका क्या है, प्रभाव बहुत बढ़ रहा है। रशिया और चाइना का जो है प्रभाव बहुत बढ़ रहा है। तो इसी का मुकाबला करने के लिए इसने इसकी क्या की है, घोषणा की है। क्लियर। और ये जो एजेंसी, इसका जो संचालन होगा, एजेंसी का जो संचालन होगा, डिज़ाइन, निर्माण, रखरखाव सहित जितने भी कार्य होंगे, वो जो ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रालय हैं उन्हीं के सीमा के दायरे में ये सारे होने वाले हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। और देख लेते हैं कि ये जो मतलब ये, हाँ चलिए और देख लेते हैं
कि दुनिया भर में जो स्पेस कमान संरचनाएं लगी हुई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो मैं बोल दे रही हूँ, लिखूंगी नहीं, टाइम ज़्यादा जाता है। स्पेस कॉम कहाँ का है? यूएस स्पेस फोर्स, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी भारत का। संयुक्त स्पेस कमांड फ्रांस। ईरानी स्पेस कमांड, ये ईरानी स्पेस कमांड जो है ये इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एरोस्पेस फोर्स। रूसी अंतरिक्ष बल रूसी का ही है। और यूनाइटेड किंगडम स्पेस कमांड रॉयल वायुसेना, एयर वाइस मार्शल कैथरीन रॉबर्ट जो एजेंसी की क्या है? प्रमुख है। तो ये क्लियर मैंने मतलब ये जो है कि अभी मैंने बताया कि डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी जो है इसकी प्रमुख कौन है? उनका नाम है मार्शल कैथरीन रॉबर्ट्स। मार्शल कैथरीन रॉबर्ट्स। क्लियर? चलिए इतना क्लियर हो गया होगा। और देख लेते हैं हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन, मतलब इससे रिलेटेड और भी फैक्ट देख लेते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक मिनट। ये जो है ऑस्ट्रेलिया जो है, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये किसने क्या किया? अंतरिक्ष में अपनी कमान को, अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए इसने ये क्या किया है? स्थापना की घोषणा की है। और मैंने बता दिया किस लिए, क्योंकि रशिया और चीन का क्या है? प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 मार्च 2022 को किसने प्रतिष्ठित ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप टूर्नामेंट जीता है? तो किसने जीता है? भारतीय रेलवे के द्वारा ये जीता गया है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले ये देख लेते हैं इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो भोपाल में किया गया। भोपाल कहाँ है? एमपी में है, ठीक है। और ये किसके द्वारा जीता गया? भारतीय रेलवे के द्वारा जीता गया है। तो भारतीय रेलवे की जो पुरुष हॉकी टीम है इसी ने ये जो है जीता है। किसको हरा कर जीता है? तो ये आर्मी 11 को हरा करके जीता है। आर्मी 11 को हरा करके भारतीय रेलवे की जो पुरुष हॉकी टीम है इसी ने इस कप को, इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। और जो उद्घाटन जब भोपाल में हुआ है तो जो एमपी के क्या हैं? सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ही इसका क्या किया? उद्घाटन किया था। 21 मार्च को उद्घाटन किया गया, समापन अभी 27 मार्च को किया गया है। तो और इसकी शुरुआत की देखा जाए कि कब हुआ था? क्या नाम है इसका? ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप टूर्नामेंट। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1931 में हुई थी, ओबेदुल्ला गोल्ड कप के रूप में हुई थी। और आखिरी बार जो इसमें ये प्रतियोगिता हुई थी वो 2016 में हुई थी। उसके बाद ये प्रतियोगिता नहीं हुई। आखिरी बार कब हुई थी? 2016 में, उसके बाद नहीं हुई। तो लगभग 6 साल, मतलब लगभग नहीं 6 साल के बाद ही ये फिर से आयोजित की गई है। और पिछली बार ये जो टूर्नामेंट था वो किसने जीता था? बीपीसीएल ने जीता था। बीपीसीएल ने 2016 में जीता था। चलिए ये क्लियर हो गया होगा। और देख लेते हैं। और अगर और कुछ फैक्ट की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में पदक किसने जीता था? तो भारत ने ही जीता था। किसको हरा करके? जर्मनी को हरा करके। रिवीजन करा रहे हैं, ये आपका पुराने क्वेश्चन है, ठीक है। तो जर्मनी ने जीता था किसको? भारत ने जीता था जर्मनी को हरा करके। और ये 41 साल बाद ये एक कोई है जो जीता हुआ था इस टीम में। और कौन सा पदक मिला था? कांस्य पदक मिला था। अगर बात करें कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और कौन विजेता था? तमिलनाडु विजेता था। विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन था? हिमाचल प्रदेश विजेता था। राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का विजेता कौन था? लद्दाख विजेता था। और आयोजन कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं से क्वेश्चन तो फंसेगा ही। ये क्वेश्चन भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट। किस राज्य की लिविंग रूट ब्रिज को मार्च 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो जहाँ ये क्या का है? लिविंग रूट ब्रिज। तो इस कहाँ का है ये? मेघालय। तो मेघालय के जो सीएम है जिनका क्या नाम है? कोनराड लिख दे रहे हैं, थोड़ा नाम टफ है। कोनराड ये ना है के संगमा, कोनराड के संगमा। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने इस घोषणा की कि क्या है? लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में क्या किया गया है? ऐड कर दिया गया है। और लिविंग रूट ब्रिज को वहाँ स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ये ध्यान देना है हमें कि वहाँ की स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है। तो उसका नाम है जिंग की एंग। जेरी लिविंग रूट ब्रिज कल्चरल लैंडस्केप्स ऑफ मेघालय। तो इसको क्या है? संभावित सूची में यूनेस्को के डाला गया है। और ये जो
संभावित सूची में डाला गया है, ये क्या कहते हैं, जो मेघालय है वहाँ लोगों और प्रकृति के बीच उनकी जो सामाजिक, सांस्कृतिक, वानस्पतिक संबंध को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, उजागर कर रहा है। और करते हुए 70 प्लस 70 से अधिक गाँव में ये जो है लिविंग रूट ब्रिज पाया जाता है। और इसी को क्या किया गया है, यहाँ पे शामिल किया गया संभावित सूची में। अगर बात करें कि ये जो, एक मिनट मैं इमेज दिखा दे रही हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। तो क्या हुआ कि 10 से 15 वर्ष के टाइम में जलाशय के दोनों किनारों पर एक पेड़ है जिसका क्या नाम है, फिकस इलास्टिका, ये ध्यान रखना है, फिकस इलास्टिका। इस पेड़ की जड़ों से क्या होता है, इस ब्रिज को, लिविंग रूट ब्रिज को विकसित किया जाता है। 10 से 15 साल का टाइम लगता है। और ये जलाशय के दोनों ओर कौन सा है, फिकस इलास्टिका, इस पेड़ से क्या किया जाता है, इसको विकसित किया गया है। और पेड़ की जड़ जो होती है, इन्हीं से क्या होता है, इन पुलों का निर्माण किया जाता है। जैसे जैसे टाइम बीतता है इसकी जड़ें क्या होती हैं, बहुत ही मजबूत होती जाती हैं। और प्रेजेंट टाइम में देखें, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया था कि 72 राज्य के, मतलब इस राज्य में 72 गाँव में जो लगभग है कम से कम 100 लिविंग रूट ब्रिज हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए और भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है। और स्थानीय भाषा ध्यान रखिएगा कि इसको कहते क्या हैं। और अभी अगर जब यूनेस्को का नाम ही आया तो चलिए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस, फ्रांस में है। भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी बनी है, शिलोंग बनी है। और जो अभी मतलब 39 नंबर का जो मतलब क्या कहते हैं उसको, 39 नंबर का, 39 और 1 मिनट 40 नंबर का नवीनतम देख लेते हैं। 40 नंबर का नवीनतम धरोहर स्थल कौन घोषित किया गया है, उसका नाम है धौलावीरा। और धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। 39 नंबर भी देख लेते हैं, जब बोल दिया मैंने। 39 क्या है आपका, रामप्पा मंदिर, ये कहाँ का है, तेलंगाना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, रामप्पा मंदिर तेलंगाना। और 40वां जो है अभी नवीनतम जो धरोहर स्थल में शामिल की गई है, ये क्या है आपकी 40 नंबर की धौलावीरा है। अगर ये कहे कि अभी हाल ही में अमूर्त धरोहर स्थल किसको घोषित किया गया है, तो दुर्गा पूजा कहाँ का फेमस है, कैलकाटा। तो ये ध्यान रखना है। और अगर ये पूछे कि मिश्रित धरोहर, एकमात्र ऐसा कौन सा है धरोहर जो मिश्रित श्रेणी में है, वो है कंचनजंगा। तो ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में मतुआ धर्म महामेला 2022 का 29 मार्च से 5 अप्रैल 2022 तक आयोजन किया गया जा रहा है। तो ये जो मतुआ धर्म महामेला है, ये कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। और किसकी जयंती पर ये मनाया जाता है, 1 मिनट, ये किसके, श्री हरिचंद्र। तो ये जो मतुआ धर्म महामेला है, ये किसके, श्री हरि, इनका नाम देख लेते हैं, श्री हरिचंद्र ठाकुर नाम है, श्री हरिचंद्र ठाकुर। इन्हीं की जयंती पर ये मतुआ धर्म महामेला का आयोजन किया जाता है। इस बार कब से कब तक किया जा रहा है, 29 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में किया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है, ये जो श्री हरिचंद्र ठाकुर जी थे, इन्होंने कमज़ोर वर्ग के लिए, जो वंचित वर्ग थे, उनके उत्थान के लिए इन्होंने काम किया था, तो इसीलिए ये मनाया जाता है। ये चलिए, ये हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जैसे ज्योतिबा फुले की एक पुस्तक है, क्या नाम है उसका, गुलामगिरी है, सत्यशोधक समाज है। तो ये सारे क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री के हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस का संबंध किससे है, जिसे 27 मार्च 2022 को शुरू किया गया है। तो ये कहाँ शुरू किया गया, संयुक्त अरब अमीरात। जो हमारे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं, वो अभी संयुक्त अरब अमीरात गए हुए हैं दौरे पर। तो अनुराग ठाकुर, उनका नाम है अनुराग ठाकुर, गए हुए हैं। तो दो दिन के लिए वो गए हैं। तो जो मतलब ये सेकंड डे था, जो जिसको 27 मार्च के दिन इन्होंने क्या किया, इसको स्टार्ट किया, तेजस को। तो ये ध्यान रखिए, कब स्टार्ट किया, तेजस 27 को करते हैं। और कहाँ पर, संयुक्त अरब अमीरात में। तो ये तेजस क्या है, इसको पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं कि तेजस को कहते क्या हैं। तो टी से हो गया तेजस, 1 मिनट, तेजस। टी से आपका ट्रेनिंग फॉर अमीरात, 1 मिनट,
रात, ट्रेनिंग फॉर अमीरात, किसके लिए? जॉब्स एंड स्किल्स के लिए। टी से ट्रेनिंग, फॉर, ई से अमीरात, जे से जॉब्स एंड एस से स्किल। तो इसके लिए क्या किया गया है? ये स्टार्ट किया गया है, यानी कि उनको ट्रेंड करना है, किसके लिए? जॉब के लिए, कौशलता, उनके कौशल के लिए उनको क्या करना है? वहाँ पर ट्रेन करना है। तो इसके लिए ये जो हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अभी क्या हुआ है, जो संयुक्त अरब अमीरात है वहाँ पे दुबई एक्सपो, दुबई एक्सपो, ये जो दुबई एक्सपो है, ये यहाँ पर दुबई एक्सपो जो हुआ था 2020, यहाँ पर जो रह रहे भारतीय उनको प्रशिक्षित करने के लिए ये शुरुआत की गई थी। दुबई एक्सपो, एक मिनट थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, दुबई एक्सपो जो है वहाँ विदेशों में रह रहे भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए तेजस ये स्टार्ट किया गया परियोजना। और किस लिए? जो अमीरात में नौकरियों और कौशल के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? तो वही जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जो नाम है वही उनका क्या है? उद्देश्य, यानी कौशल प्रमाणन और विदेशों में रोजगार के लिए भारतीयों को क्या करना? रोजगार देना, उनको कौशल प्रदान करना, प्रमाणन देना। संयुक्त अरब अमीरात में जो है बाजार की आवश्यकता के अनुसार जो भारतीय कामगार हैं उनको कौशल प्रशिक्षण देना। तो ये ध्यान रखना है। और प्रारंभिक चरण में क्या करना है? वहाँ यानी संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में 10,000 भारतीयों का क्या करना है? एक कार्यबल तैयार करना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। दुबई एक्सपो 2020 में ये स्टार्ट किया गया था। दुबई एक्सपो 2020, क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। और अभी अगर संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो जैसे अगर पूछ ले कि दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार कौन बनी है, तो वही बनी है, कौन? दुबई बनी है। और गोल्डन वीजा वहीं संयुक्त अरब अमीरात, कई बार बता चुके हैं तो बताने की जरूरत नहीं है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंग्स इंडिया अवार्ड 2022 में किस हवाई अड्डा ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार जीता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन 100% फंसेगा। विंग्स इंडिया अवार्ड 2022 में किस हवाई अड्डा ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार जीता है? तो वो किसने जीता है? कैंप गोड़ा ने जीता है। कैंप गोड़ा ने एक ये भी जीता है, क्या नाम है? सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार। और एक आप और कह सकते हैं कि एक और इसको मिला है, तो उसको भी लिख दे रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। एविएशन इनोवेशन अवार्ड। तो ये भी, और क्या कहते हैं इसको? सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा। ये दोनों ही पुरस्कार किसको मिले हैं? कैंप गोड़ा को मिले हैं। और अगर कोविड चैंपियन पुरस्कार भी दिया गया तो कोविड चैंपियन पुरस्कार किसको दिया गया? तो CIAL को दिया गया। CIAL मतलब कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को दिया गया है। ये भी क्लियर हो गया होगा। और ये जो बेंगलुरु का कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसने, मैंने ऑलरेडी बताया कि दो अवार्ड जीते इसने। एक सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का, सेकंड एविएशन इनोवेशन अवार्ड भी इसने जीता है। और बात करें मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसे अपनी किस लिए मिला है? कुशल हरित प्रथा के लिए। उसे कौन सा अवार्ड दिया गया है? एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट पुरस्कार दिया गया है। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और भारत का पहला हेली हब कहाँ बनाया गया? गुरुग्राम में बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं, कल का रिवीजन फटाफट करते हैं। क्या कह रहा है? किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? PV सिंधु। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉल्फिन दिवस वाला, 5 अक्टूबर। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? रितु खंडूरी। 27 मार्च 2022 को पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन कहाँ किया गया है? IIT खड़गपुर। ये गलत हो गया, इस नहीं, यहाँ किस होगा। किस शहर में हाल ही में देश की पहली स्टील कचरे से रोड बनाई गई? सूरत। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया निर्विरोध? तो डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, जो असम के क्या हैं? CM भी हैं। नेक्स्ट क्या है? 27 से 28 मार्च 2022 को 94 ऑस्कर अवार्ड से किस फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म को पुरस्कार प्रदान किया गया? कोडा। और मैंने बताया था 2021 में किसे दिया गया था? नोमैडलैंड को, क्योंकि लास्ट टाइम ये पूछा था क्वेश्चन। DRDO ने कहाँ से मध्यम दूरी की, जिसको MRSAM कहा जाता है, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सैन्य संस्करण का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो कहाँ से? उड़ीसा चांदीपुर से।
नेक्स्ट है 25 मार्च 2022 को किसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महानिदेशक चुना गया? गिलबर्ट होंगबो, जो टोगो के क्या है, पूर्व प्रधानमंत्री है। तो ये नाम के साथ साथ कहाँ के हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होगा, वो पूछ लेता है, नाम दे देगा, पूछ लेगा कि ये कहाँ से मतलब कहाँ से संबंधित है। तो टोगो के ये क्या है, पूर्व पीएम है। मार्च 2022 में जारी वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण करने वाला शहर कौन सा है? तो ढाका है। तो ये आपका रिवीजन हो गया, आई थिंक आपको समझ में आ गया। और हाँ, ये देख लीजिए, मीराबाई चानू ने जीता, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। यहाँ मैंने न्यूज़पेपर दे दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, सब यहाँ दे दिया मैंने। और ये भारतवंशी सुब्रमण्यम होंगे फेडेक्स के अगले सीईओ, ये भी मैंने दे दिया है। और देश का पहला रेलवे फायर फाइटर बैतूल में बनकर हुआ तैयार है। इसको हम कल डिस्कस करने वाले हैं, कल के क्वेश्चन में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन हो गए थे, तो इसको हम कल। और मैप मैंने दे दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, डेली देख लिया करिए, जिससे क्लियर है। तो चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा सेशन। और लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए, और जो नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जहाँ जितना हो सके उतना शेयर करिए आप लोग। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।